Hey everyone, welcome back. In this video, we will complete your section C grammar question number 4 fill in the blanks. आज के वीडियो में हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 11th की क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ है इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 तक के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए थे। सेकंड वीडियो में 16 से लेकर 30 तक के हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आज की वीडियो में हम 31 से लेकर 45 तक के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आप यदि प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने हर एक वीडियो जो कि आपको जानने के लिए ज़रूरी है, आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए प्लेलिस्ट अपडेट कर दी, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपका 31 नंबर का जो है फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके कहीं ना कहीं ग्रामर के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर 31 नंबर वाला आपका सेंटेंस है, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती के लिए तुम्हें खेद महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं थी। मतलब यदि आप आ लगाते हैं तो खेद व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप वाज लगाते हैं तो नहीं था या नहीं थी। लेकिन आप कहीं ना कहीं सेंटेंस को बोलते हैं तो सेंटेंस आपका सही रहता है कि आपको इस मिस्टेक के लिए दुख व्यक्त करने की या तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। तो यहाँ पर ज़रूरत हम बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस मिस्टेक के लिए खेद व्यक्त करने की या दुख महसूस करने की। तो आपका नीड यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि आप आर और वाज लगाते हैं तो यह सेंटेंस आपका ऐसा बन जाएगा कि तुम्हें इस गलती के लिए दुख व्यक्त नहीं करना है, या वाज लगाएंगे तो नहीं करना था। तो ये अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस पढ़ने में, तो नीड यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक रेन टुडे, मे कैन कुड। कैन और कुड जो है किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, योग्यता बताने के लिए, परमिशन देने के लिए, और कुड का उपयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन का उपयोग संभावना व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, मे का उपयोग किया जाता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, यह एक संभावना है। क्योंकि आप सोचने से बारिश होती नहीं है, एक संभावना मात्र होती है, और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का उपयोग करते हैं, तो आपका मे सही हो जाएगा। 33 नंबर का आप सेंटेंस देखिए, आई हैव स्पेयर बुक्स। आपके पास ऑप्शन है नो, एनी और सम। यहाँ पर आप सम का उपयोग देखिए हम कहाँ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में, जो आपका सकारात्मक अर्थ है। इसके बाद में आपका जिसके भी आगे लगेगा वह आपका कैसा नाउन होना चाहिए? प्लूरल, यानी बहुवचन होना चाहिए। वहीं एनी कहाँ लगता है? प्लूरल नाउन के साथ भी लग जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ भी लग जाता है, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ। और कहाँ लगाएंगे? हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क में लगाते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर स्पेयर्स बुक या फिर स्पेयर बुक्स नहीं लिखा, मतलब बहुवचन नहीं है, और सेंटेंस पॉजिटिव है, हम एग्री करते हैं सम वाले रूल से, लेकिन ये बहुवचन नहीं है तो सम नहीं आएगा। ए नहीं आता है आपके प्लूरल और सिंगुलर, यानी एक वचन बहुवचन दोनों वाली नाउन में, तो यहाँ पर ये एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, यहाँ पर एक वचन दिख रहा है तो आप ए नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है कि यहाँ नेगेटिव में आएगा और क्वेश्चन मार्क्स में आएगा। यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, बोले एनी भी नहीं आएगा, तो बचा क्या है? आई हैव नो स्पेयर बुक। ठीक है, तो आपका नो यहाँ पर सही हो जाएगा। नो बाद हमेशा नाउन आती है जो कि आई है, इनके बाद भी नाउन आती है, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर रही यहाँ पर। चलिए, इंग्लिश इज मेनी कंट्रीज़ बोली जा रही है, स्पोकन बोली जा चुकी है, स्पीक यानी बोली जाती है। अब आप बताइए यहाँ पर मुझे देखकर सेंटेंस की जो इंग्लिश है यहाँ पर करता नहीं है, इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो है कई देशों में बोली जाती है। तो आप बताइए कि इन मेनी कंट्रीज, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस है? अगर मेनी कंट्रीज आगे होता कि मेनी कंट्रीज इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, की कई देश जो है अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो सही होता। यह आगे होता तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट था और ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर स्पीकिंग नहीं आएगा, और स्पोकन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है वह आ जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, कि अंग्रेजी जो है कई देशों में बोली जाती है। तो अंग्रेजी यहाँ पर करता नहीं, आपका ऑब्जेक्ट है। स्पीक आएगा नहीं क्योंकि इज लगा है, ING आपके मन के अनुसार आ रहा था, लेकिन जब करता आपका मेनी कंट्रीज होता, क्योंकि इसमें करता होना चाहिए आपका काम करने वाला, वर्क करने वाला। यहाँ पर अंग्रेजी को बोला जाता है, ना कि अंग्रेजी के द्वारा कोई काम किया जाता है। तो ये आपका पेसिव वॉइस है, हमेशा थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है? आप जानते हैं मेनी को कहाँ लगाते हैं? काउंटेबल नाउन में। नहीं पता तो आप पहले वाले वीडियो देखिएगा। काउंटेबल नाउन वो सब होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं, उनमें इसको लगाएंगे। मच कहाँ लगाएंगे? जिनको हम गिन नहीं सकते और जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते, जैसे कि शुगर, गोल्ड, राइस, बटर, ये सभी।
एनी कहाँ लगाएंगे, प्रश्नवाचक में और नकारात्मक में। तो देखिए कंप्लेंट यानी शिकायत अगेंस्ट मी, तो कंप्लेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो मच आएगा नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई शिकायत है, ऐसा आप बोल रहे हैं और ये प्रश्नवाचक है, तो एनी नेगेटिव और प्रश्नवाचक दोनों में आता है, तो यहाँ पर एनी आपका सही हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मच नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल काउंटेबल वाली बात हो नहीं रही है। मेनी भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुवचन कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये दोनों बहुवचन में आते हैं हमेशा, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए ना, कि पर्याप्त या बहुत। तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है, आप बोल भी कोई रहे तो ये नहीं मतलब कोई होता है, कुछ कंप्लेंट है, बहुत कंप्लेंट है, पर्याप्त कंप्लेंट है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे आप, तो ये नहीं आए। आई डोंट लाइक ऑफ देम, यहाँ पर नीदर का मतलब होता है नहीं करते आप किसी को पसंद, और इधर का मतलब दोनों में से आप एक को करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पसंद नहीं करता उनमें से किसी को भी। तो देखिए नहीं करता वाली बात आपने पहले कह दी, तो आप यहाँ पर इधर लगाएंगे। अगर यहाँ पर आई लाइक ऑफ देम तो आप नीदर लगाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नोट है, पहले से नहीं है, और फिर आप नीदर लगा देते तो नहीं नहीं हाँ हो जाता कि मैं उन दोनों में से नहीं पसंद करता, नहीं करता किसी को भी। तो ये सेंटेंस अजीब लग रहा है, मैं दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता, सीधी बात है, इधर आ जाएगा। यहाँ पर नाट नहीं है तो नीदर आ जाएगा, यहाँ पर नाट है तो इधर आ जाएगा। एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। आप सभी जानते हैं एक सलाह है, और सलाह के लिए हमेशा हम सूट का उपयोग करते हैं। मस्ट यानी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, नहीं पहनेंगे तो स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। और सभी स्टूडेंट्स को जो है स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत है, ऐसा हम बोलते नहीं है, सभी को पहनना चाहिए। मस्ट नहीं आएगा, सूट आ जाएगा। सलाह दे रहे हैं हम, सलाह में हमेशा सूट का उपयोग करते हैं। द पोस्ट ऑफिस इज़ द स्ट्रीट फ्राम द ग्रोसरी स्टोर, यानी जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वह जो ग्रोसरी स्टोर है उसके पार है, मतलब रोड के पार है, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ पर अमंग दिया है, बाय दिया है और एक्रॉस दिया है, तो यहाँ पर एक्रॉस सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे बाय यानी जो पोस्ट ऑफिस है वह स्ट्रीट, आप गली भी कह सकते हैं, सड़क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सड़क इसका सही अर्थ हो रहा है कि जो सड़क है उसके पार के ग्रोसरी स्टोर पर है, तो एक्रॉस हो जाएगा, पार वाली बात हो रही है। बाय होता मतलब उसके बगल में ही लगा होता तब की बात होती, तो फिर ऐसा होता द पोस्ट ऑफिस इज बाय द स्ट्रीट फ्राम नहीं होता, बाय द स्ट्रीट कि वह गली के बगल में है, या फिर बाय ग्रोसरी स्टोर होता। इतना कुछ नहीं बताया होता कि वह जो सड़क है उसके पार ग्रोसरी स्टोर से है, मतलब ग्रोसरी स्टोर से सड़क पार करके पोस्ट ऑफिस है, ऐसा नहीं कहता। और अमंग यानी बीच वाली बात होती है, अमंग मतलब 2 या 3 के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए ग्रोसरी स्टोर एंड स्ट्रीट होता तो हम बिटवीन लगा देते। अगर ऐसा होता कि मेनी स्ट्रीट्स और ग्रोसरी स्टोर यानी 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो हम अमंग लगा देते। तो यहाँ पर हमें कहीं भी सेंटेंस में एक्रॉस के अलावा कोई भी सूटेबल नहीं लग रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस यानी जो डाकघर है वह ग्रोसरी स्टोर के सड़क के पार है, ठीक है। सीमा बोट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को आप ऐसे पढ़ते हैं अम्ब्रेला, और यहाँ पर आपको आर्टिकल ए एन और द लगाना है, तो आप इसको अ पढ़ते हैं, मतलब ये वोवेल है आपका, स्वर है, और स्वर के आगे हम हमेशा एन लगाते हैं, एन अम्ब्रेला। देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी अच्छी किताबें नहीं है इस विषय की, नहीं है नेगेटिव है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ए नहीं आ जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं क्या यहाँ पर मैनी आ सकता है। तो मैनी आपके बहुवचन में आता है और काउंटेबल में आता है, तो यहाँ पर है, लेकिन नेगेटिव में हमेशा ए नहीं आएगा ना, और ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो दोनों नहीं आएंगे। और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर जो है यही सही हो जाएगा आपका ए नहीं, क्योंकि नेगेटिव प्रश्नवाचक में हम हमेशा ए नहीं लगाते हैं। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन बेंच, 5 लड़के जो है बेंच पर बैठे हैं, प्रत्येक और सभी बेंच पर बैठे हैं। तो ईच आपको तब लगाना जब आपको थोड़ा सा बताया गया हो कि प्रत्येक बेंच पर 2 लड़के बैठे हैं, 10 लड़के बैठे हैं, कि प्रत्येक कमरे में एसी है, तो आप हर एक चीज़ को बता रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। और यदि आप सब ऐसा बोलते हैं कि बॉयज़ वर सीटेड ऑन बेंच, के लड़के जो है सीट पर बैठे हैं, तब आप एवरी लगा देते हैं। आपको यहाँ संख्या नहीं दी हुई होती कि बॉयज़ वर सीटेड ऑन बेंच, कि जो लड़के हैं वह प्रत्येक बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक संख्या दे दी गई है, बता दिया गया पर्टिकुलर कि ईच बॉय या फिर 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच, यानी प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, तो आप यहाँ पर ईच लगा देंगे, आल आएगा नहीं, है ना। तो ईच यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है। एवरी में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रहेगा सभी के कंटेक्स्ट में, और यह भी प्रत्येक के कंटेक्स्ट में, लेकिन आपको बताया जाएगा कि एक आपको डेफिनेट सेंटेंस वाली फीलिंग आएगी इसमें। द टेबल वाज बाय हिम, देखो यहाँ पर टेबल वाज बाय हिम लिखा है, मतलब पेसिव वॉइस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो टेबल जो है उसके द्वारा तोड़ी गई, ठीक है। टेबल कोई काम नहीं कर रही है, इसके द्वारा काम किया गया था टेबल तोड़ने का,
तो ब्रोकन आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीव। वह व्यक्ति जिसको पुलिस ने लास्ट नाइट को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, वह एक बड़ा चोर है। तो आप क्या कह रहे हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो हु मतलब जो, ठीक है, हु मतलब जिसे, या फिर जिसको, हुज मतलब जिसका जिसकी, तो जिसका जिसकी आई नहीं, हुज मतलब अधिकार वाली बात हो गई। तो जो वाली अर्थ बात हो नहीं रही कि मेन एक आदमी जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, नहीं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो यहाँ पर हुम आ जाएगा। जिसे, जिसे किसे होता है तो इसका अर्थ जिसे सही हो रहा है कि जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया लास्ट नाइट वह एक बड़ा चोर है, तो हुम यहाँ पर सही हो जाएगा अर्थ के अनुसार। सी ऑफन अस इन द इवनिंग, वह अक्सर जो है इवनिंग में जो है क्या होता है, विजिट करती है, मतलब घूमने आती है, विजिटिंग करती है, क्या करती है। तो सी मतलब एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखाई दे, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट या पास्ट का इंडेफिनिट हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड वाली वर्ब दी नहीं गई है, अब बेस फॉर्म दी गई है, सिंगुलर वाली फॉर्म दी गई है और आईएनजी वाली फॉर्म दी गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप सभी जानते हैं वचन कर्ता के साथ में जो वर्ब आएगी उसमें ए से एस आएगा, तो यहाँ पर विजिट्स आ जाएगा। सी ऑलवेज, सी ऑफन विजिट्स अस इन इवनिंग, ऐसा हो सकता है, तो विजिट्स यहाँ पर सही हो जाएगा। द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्लास जो है वह व्यस्त है प्रोजेक्ट के साथ में, तो आल क्लास, होल क्लास या सम क्लास। तो सम क्लास होगा नहीं कि कुछ क्लास जो है बिजी है, तो द कभी भी लगता है सम के पहले, और आल के पहले कभी द लगता नहीं है, आल द होता है हमेशा, द आल नहीं होता है, तो आल भी नहीं आएगा। लेकिन होल, द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर द के बाद होल आएगा हमेशा। तो आपको द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि इनमें से कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके जस्ट बाद यदि आप वीडियो देखेंगे चैनल पर जाकर, तो आपको डुएट डायरेक्टेड के 10 जो है डुएट डायरेक्टेड कंप्लीट मैंने करवा दी है, उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देखिएगा। इनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आपको इन वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपके ग्रामर के 10 नंबर लाने के लिए, और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद हम आपकी एक्सट्रैक्ट, पोएम की एक्सट्रैक्ट सब कुछ करने वाले हैं। आपके पोस्टर एप्लीकेशन सब मैंने करवा दिए हैं, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अच्छे बढ़िया तरीके से मैंने समझाया कि कैसे आपको लेटर एप्लीकेशन, पोस्टर वगैरह, एडवर्टीजमेंट सब लिखना है। तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा, इसको लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।